अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 142 मुझे माफ करना। सुजोय जब तेजी से ऊपर पहुंचा तो मारिया ने पहले से ही दरवाजा खोलकर रखा हुआ था। वो उसे देखते ही बोली, लैला मैम को बहुत तेज बुखार हो गया है, आंख तक नहीं खोल पा रही है सही से। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए कहा भी तो उसके लिए भी तैयार नहीं हुई। क्या आपकी जानकारी में कोई डॉक्टर ऐसे हैं जो घर पे ही विजिट कर सकते हैं? सुजोय ने एक नजर मारिया के परेशान चेहरे को देखा और तेजी से हॉल में ही रखे हुए फोन की तरफ बढ़ गया। एक बार को उसका दिल चाहा कि वो जेनी को ही कॉल कर ले, लेकिन अगले ही पल उसे ख्याल आया, नहीं, जेनी को यहाँ बुलाना सही नहीं होगा। उसने पिछली बार लैला को देखकर जैसे रिएक्ट किया था वो सही नहीं था। ऐसे भी अभी वो डिनर के लिए घर पे इनवाइटेड है, तो हो सकता है कि वो लैला को विजिट करने का जिक्र सामने कर दे। उसके बाद खामोखा माँ का भी मूड खराब होगा। इससे बेहतर है कि डॉक्टर गुप्ता को ही बुला लेता हूँ। सोचते हुए उसने अपनी पॉकेट डायरी निकाली और उसमें से देखकर डॉक्टर गुप्ता का नंबर डायल कर दिया। फिर उन्हें लैला की कंडीशन और उसके फ्लैट का एड्रेस समझाकर फोन रख दिया। उसके बाद मारिया उसे लिए लैला के कमरे में चली आई। सुजोय उसके सिरहाने रखी चेयर पर बैठते हुए बस उसी को देखे जा रहा था। उसने धीरे से उसके माथे पर हाथ रखा तो लैला का माथा किसी भट्टी की तरह तप रहा था। मारिया पहले से ही ठंडे पानी की पट्टियां उसके माथे पर रख रही थी। उसने वो पानी का बर्तन मारिया की तरफ फिर से बढ़ाते हुए कहा, ये लो, इसमें पानी की जगह पर विनेगर डाल लो मारिया, उससे बुखार जल्दी उतरेगा। मारिया जी कहती हुई वहां से चली गई। उसके जाते ही सुजोय ने फिर से लैला का चेहरा देखा। बुखार की शिद्दत की वजह से उसकी सफेद रंगत एकदम से सुर्ख हुई जा रही थी और उसके होठ सूखकर नीले पड़ गए थे। तभी सुजोय ने महसूस किया कि वो होठों ही होठों में कुछ बड़बड़ा रही है। सुजोय अपने कान उसके होठों के नजदीक ले जाकर वो सुनने की कोशिश करने लगा। लैला कराहते हुए बड़बड़ा रही थी, मुझे माफ करना अम्मा, बापू की जान मेरी वजह से गई। वो बार बार यही बात दोहराई जा रही थी और इधर उसकी बातें सुनकर जैसे सुजोय का दिमाग ही घूम गया। ये ऐसे क्यों कह रही है? आखिर इसके मन में गिल्ट क्यों है? अभी वो सोच ही रहा था कि तभी मारिया विनेगर लेकर आ गई और सुजोय उसकी पट्टियां बदल बदल कर लैला के माथे पर रखने लगा। कुछ ही देर में डोरबेल की आवाज आई तो सुजोय ने मारिया से कहा, देखो शायद डॉक्टर गुप्ता आ गए हैं। मारिया ने दरवाजा खोला तो वहां वाकई डॉक्टर गुप्ता थे। वो लैला को चेक कर ही रहे थे कि तभी सुजोय की नजर घड़ी पर पड़ी। ओह शिट, उधर वो जेनी भी मेरा इंतजार कर रही होगी। ये ख्याल आते ही उसने जल्दी से पाहुजा साहब को कॉल लगाकर कहा, हेलो डैड, वो जरा ड्राइवर को गाड़ी लेकर जेनी को पिक करने भेज दीजिए। जबकि पाहुजा साहब ने कुछ परेशान लहजे में कहा, अरे लेकिन तुम खुद कहाँ हो बेटा? यहाँ तुम्हारी माँ ने अलग हंगामा मचा रखा है। आज डिनर था जेनी के साथ, तो तुम्हें वक्त पर यहाँ होना चाहिए था ना सुजोय। अब सुजोय उन्हें कैसे बताता कि अभी वो कहाँ था। उसने जल्दी से बात टालते हुए कहा, डैड मैं बहुत अर्जेंट काम में फंसा हूँ, जैसे ही फ्री होता हूँ घर पहुंच जाऊंगा। अब बस जेनी के लिए ड्राइवर भेज दीजिए, बाय। कहकर उसने जल्दी से कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया ताकि पाहुजा साहब को और कोई सवाल करने का मौका न मिले। फोन रखकर उसने एक गहरी सांस ली और फिर मन ही मन में कहा, मुझे पता है माँ, आज मेरे वहां ना होने से आपको कितना गुस्सा और दुख हो रहा होगा, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे लगता है कि मुझे वहां होने की बजाय आज यहीं होना चाहिए, लैला के पास। जब वो सोचता हुआ वापस हॉल में आया तब तक डॉक्टर गुप्ता लैला की चेकअप कंप्लीट कर चुके थे। उन्होंने कमरे में सुजोय को देखते ही कहा, और कोई वजह तो नजर नहीं आ रही है मुझे, सिवाय इसके कि ये बुखार कमजोरी की वजह से ही है। मैंने एक इंजेक्शन दे दिया है। अब अगर इसके बाद भी अगर बुखार नहीं उतरता तो कुछ टेस्ट लिख कर देता हूँ, वो करवा लेना। बाकी खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखना इनके।
ठीक हो जाएंगी। कहकर डॉक्टर गुप्ता वहां से चले गए। सुजॉय उन्हें बाहर दरवाजे तक छोड़कर वापस लैला के कमरे में आ गया। मारिया वहीं खड़ी मायूस और उदासी से लैला का मुंह तके जा रही थी। तब सुजॉय ने उसे समझाते हुए कहा, तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो मारिया, तब तक मैं हूं यहां। लेकिन मारिया ने इनकार करते हुए कहा, नहीं सर, मैं मैम को इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। सुजॉय ने माहौल को हल्का करने की नीयत से कुछ मुस्कुराते हुए कहा, फिक्र मत करो मारिया, मैं तुम्हारी मैम को कोई तकलीफ नहीं दूंगा और मैं तुम्हें कहीं भी नहीं भेज रहा। बस दोनों ही यहाँ बैठे रहें तो उसका कोई फायदा लैला को तो होने से रहा, और जब मैं चला जाऊंगा तब तुम्हें ही तो इसको संभालना है। तो अभी जब तक मैं हूं मैं संभालता हूं। उसकी बात सुनकर मारिया ने हल्के से मुस्कुरा दिया, लेकिन अगले ही पल उसने कुछ सीरियस लहजे में कहा, सॉरी सुजॉय सर, लेकिन मुझे लगता है कि मैम आपके जाने के बाद से काफी डिस्टर्ब थी। सुबह उन्होंने नाश्ता भी ढंग से नहीं किया और लंच भी नहीं, बस मेरे पूछने पर बार बार कहती रही कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा। सुजॉय उसकी इस बात पर नजरें झुकाए हुए धीरे से बोला, ओ फिर? मारिया ने आगे कहा, फिर क्या, धीरे धीरे बुखार बढ़ता चला गया। फिर भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप आ गए। लेकिन क्या? सुजॉय ने बेचैनी से पूछा। तो मारिया ने एक नजर लैला को देखते हुए कहा, मुझे डर है कि कहीं मैम जागने के बाद आपको यहाँ देखकर फिर कोई असर न ले ले। लेकिन मैं ये सोचकर परेशान हूँ कि आखिर आप दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था जिसका मैम ने इतना गहरा असर ले लिया। क्योंकि मैं जब कमरे में लौटी थी तो अभी वो कह ही रही थी कि तभी सुजॉय ने एकदम से शर्मिंदा होते हुए बीच में ही कहा, मैं मानता हूं कि मेरी गलती थी मारिया, लेकिन कोशिश करूंगा कि अब तुम्हारी मैम को मेरी वजह से कोई तकलीफ ना पहुंचे। इसीलिए तुम बेफिक्र होकर रेस्ट कर लो थोड़ा, मैं हूं यहाँ पर। सुजॉय ने इतना जोर देकर कहा तो मारिया ने एक नजर लैला को देखा और कमरे से बाहर निकल गई। पाहूजा साहब ने सुजॉय के फोन आते ही ड्राइवर को जेनी के घर भेज दिया था। इसके बारे में लतिका जी को अब तक कुछ भी नहीं पता था। इसीलिए उन्होंने जब जेनी को घर की कार में आते देखा तो उन्हें लगा सुजॉय ही जेनी को लेकर आया होगा। वो काफी खुश भी हो गई। लेकिन जब जेनी कार से अकेले उतरकर हॉल में पहुंची तो लतिका जी ने हैरान होते हुए एक नजर दरवाजे पर डाली और कहा, अब ये लड़का कहाँ रह गया? तो जेनी ने कुछ मायूसी से कहा, कौन लड़का आंटी? मुझे तो ड्राइवर लेने आया था। क्या सुजॉय तुम्हारे साथ नहीं आया? जेनी उनकी हैरानी देखकर कुछ कुड़ते हुए बोली, मेरे साथ तो तब आता ना आंटी जब वो मुझे एक्चुअली में लेने आया होता। इतना कहकर उसने सुजॉय के साथ होने वाली सारी बातें उन्हें कह सुनाई। लतिका जी को तो अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने जाने से पहले सुजॉय को कितना समझा कर भेजा था और इस लड़के ने एक भी बात नहीं मानी। उन्होंने जेनी को बैठने के लिए कहा और खुद दरवाजे के पास खड़े पाहूजा साहब के पास आ गईं। उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, मैं पूछती हूँ सुजॉय कहाँ है? उनका रिएक्शन देखकर पाहूजा साहब कुछ परेशान हुए हुए बोले, मुझे क्या पता। लतिका जी ने फिर कुछ और गुस्से में कहा, देखो मुझसे ज्यादा तेजी दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा लाडला बेटा कुछ भी करे और तुम्हें ना बताए, ये हो नहीं सकता। तब तक पाहूजा साहब कुछ संभल चुके थे। उन्होंने भी धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, देखो लतिका, मुझसे इस तरह से बात करके तुम जेनी की नजरों में खुद को तमाशा बना रही हो। और रहा सवाल सुजॉय का, तो वो कोई गैर जिम्मेदार इंसान नहीं है जो जानबूझकर देर करे आने में। कहीं किसी प्रॉब्लम में होगा तभी नहीं पहुंचा अभी तक। हर बात में इतना शक्की दिमाग चलाने की क्या जरूरत है लतिका? उन्होंने ये बात कुछ इस अंदाज में कही कि लतिका जी खामोश होकर रह गईं। लेकिन गुस्से के मारे उनका अभी तक खून खौल रहा था। उन्होंने दूसरी तरफ जाकर जैसे मन ही मन खुद से कहा, भले ही मुझे कोई ना बताए, लेकिन मेरी सिक्स सेंस ये साफ साफ इशारा कर रही है कि वो जरूरी काम जरूर उस गंवार से ही रिलेटेड होगा। या फिर अभी जो नई नई चहीती बहन वापस लौटी है उसके साथ भी चक्करें लग सकती हैं इस लड़के की। और यही सोच लतिका जी को पूरे टाइम कुड़ने पर मजबूर करती रही।
मारिया के वहां से जाने के बाद सुजोय वहीं लगी चेयर पर आ बैठा। मारिया ने अभी अभी जो कुछ भी कहा था, अब उसके बाद उसे लैला अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। के लिए बेहद बुरा लग रहा था। आज शाम तक उसे लैला पर गुस्सा आ रहा था कि उसने कितना गलत समझा उसके एहसास को, लेकिन मारिया के मुंह से लैला की बेचैनियों का सुनकर अब उसे अपनी सोच पर बेहद शर्मिंदगी हो रही थी। उसने लैला के माथे पर लगी पट्टियां बदलते हुए आहिस्ता से कहा, मुझे माफ कर दो लैला, मैंने तुम्हारे बारे में क्या क्या नहीं सोच लिया, जबकि तुम तो उन बातों को सोच सोच कर ही शायद इस हालत को पहुंच गई। मैं जानता हूं कि मैं हमेशा से तुम्हारा दिल दुखाता आया हूं, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकता। वो तो अच्छा हुआ जो मैं रवि का दिया हुआ लेटर के बारे में ख्याल आते ही सुजोय ने एकदम से अपनी पॉकेट टटोली। वहां एनवेलप महसूस कर उसने उसे पॉकेट से निकाला और लैला के सिरहाने रखते हुए ख्यालों में उससे बातें करता हुआ बोला, आज ये लेटर नहीं होता ना तो शायद मैं यहाँ वक्त पर पहुंच भी नहीं सकता। मुझे नहीं मालूम कि ये लेटर किसने भेजा और तुम क्यों आधी बेहोशी में अपने बापू की मौत पर सफाई दे रही थी, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि कुछ तो है जो तुम्हें अंदर ही अंदर परेशान किए जा रहा है, और वो मैं जान कर रहूंगा। कहते हुए उसकी नजर एक बार फिर से लिफाफे पर जा टिकी। लेकिन लैला की जिंदगी या उसकी फैमिली के बारे में जानने का तुझे इससे बेहतर मौका भी तो नहीं मिलेगा ना, क्योंकि तू ये उम्मीद तो छोड़ ही दे कि लैला कभी इसके बारे में तुझे बताएगी। क्योंकि याद है ना, लैला ने अपने परिवार वालों के लिए क्या बताया था कि वो सब एक बाढ़ में बिछड़ गए थे, जबकि उस दिन लैला ने कहा कि गांव में अब सिर्फ माँ है। ये सब बातें इतनी उलझी हुई सी क्यों है? इसीलिए तुझे अगर ये राज पता करना है, लैला के करीब होना है, तो तुझे ये लेटर जरूर पढ़ना चाहिए। इस बार मन की इस आवाज को रोक पाना सुजोय के भी बस में नहीं था। उसने एकदम से थोड़ा उठकर वो लिफाफा वापस से उठा लिया और धीरे से उसे इस अंदाज में खोलने की कोशिश करने लगा कि उसे वापस से जोड़कर पहले जैसे ही साबुत लिफाफे जैसा बना दे। कुछ ही देर में वो उस लिफाफे से सेफली लेटर निकालने में कामयाब हो गया। उसने एक नजर गहरी सांसें ले रही लैला को देखा और चिट्ठी पढ़ने लगा। राम राम जी, मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि आप कौन हो। बस एक दिन कोई आदमी आकर कुछ पैसे दे गया, कहा कि बंबई से कोई आलोक जी ने पैसे भेजे हैं, लेकिन हमें तो अपने इस नाम के किसी रिश्तेदार के बारे में कुछ भी नहीं पता है, और जब हमें ही नहीं पता तो हमारी कैसी रिश्तेदारी। इसीलिए मेहरबानी होगी कि अगली बार हमें कोई पैसे भेजने की तकलीफ ना करें। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारी गैरत अभी इतनी नहीं मरी कि दान का पैसा खाएं। मनसुख की पत्नी। और इस नाम के नीचे लगे हुए अंगूठे ने ये जाहिर कर दिया कि ये लेटर मनसुख की पत्नी ने किसी और से लिखवा कर डाला है। लेटर पढ़ते हुए सुजोय अब गहरी सोच में डूब गया था। कौन थी ये मनसुख की पत्नी और ये किस रिश्तेदार के लिए मना कर रही थी? क्या सुजोय का कदम लाएगा लैला की जिंदगी में एक नया तूफान? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।